तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। किससे? आप लोगों से। सिर्फ गलत नहीं समझिएगा, पागल आ कहेंगे। आइए, इससे पहले आपको कल एक वीडियो दिया गया है अनिश्चित समाकलन का, जिसमें हमने अनिश्चित समाकलन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हॉट ट्रिक है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है, तो वो टोटल के टोटल हॉट ट्रिक एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो गलत बात है, काहे नहीं देखे भाई? हैं? देख लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको एगो मिलेगा मिशन 50-50 और एगो मिलेगा आपको ब्रह्मास्त्र कोर्स। तो ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, मिशन 50-50 वाला देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जरूर देखिए। बचे हुए ये जो आपका 24 दिन है, ठीक ना, आप समझिए कि मेरे लिए 24 घंटा है सिर्फ, और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि हमारा कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तब जाकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे आसानी से, ठीक है? हाँ, क्योंकि बेहतर रिजल्ट करने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है बाबू, ठीक है ना? तो आज इंटीग्रेशन का ही ये दूसरा पार्ट आपका है, जो निश्चित समाकलन है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है? हमने अपने राइटिंग में ही लिखा है। हमारा राइटिंग कैसा है वो आपको मालूम है, लेकिन आपका राइटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हमारा है। हाँ, नहीं होना चाहिए। अब हमको उस समय नहीं पता चला, गणित बनाने के क्रम में क्या होता है कि जितना जल्दी जल्दी आपका माइंड चलेगा ना, उतना जल्दी जल्दी हाथ तो चलता है। इसी वजह से ही खराब हो गया है, ठीक है? आप कितना कोशिश करते हैं, सुधर नहीं पाता है। चाहे जो भी बच्चा, गणित जब बनाने के लिए आप बैठिएगा तो जितना जल्दी आपका ब्रेन चलेगा ना, जितना जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, चाहिएगा कि उतने जल्दी जल्दी कॉपी में उतारते चले जाए, ठीक है? तो इसलिए जितना भी लगभग ऐसा देखा गया है कि जो भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है या जो टीचर होते हैं, लगभग उनका हैंडराइटिंग जो है ना नहीं बन पाता। उसका रीजन यही है, और कोई विशेष रीजन नहीं है, ठीक है ना? तो जैसा भी है आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है कि निश्चित समाकलन यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसके लिए दो अलग अलग वीडियो नहीं आने वाला है, एक ही वीडियो में हम दोनों आज आपको पढ़ाने वाले हैं। इसका टोटल सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी यही में होगा और टोटल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी यही में होगा, ठीक है ना? हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और यहां से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जान लीजिए। आज कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कल एक क्वेश्चन पढ़ा देंगे, टोटल क्वेश्चन बैंक का भी, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर वेक्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है कि बस अंत तक देखते रहना है, खाली अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, एकदम अंतिम तक, लास्ट कॉन्सेप्ट तक जुड़े रहिए। और जब पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा ना, तब आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, ठीक ना, कि आपने कितना सीखा है। और ये वादा है, ये गारंटी है कि जो पढ़ा देंगे दिमाग में उतर जाएगा एकदम। आप कहियो नहीं भूलिएगा, एक जमवा में जाकर लिखिएगा, बाद में बाल बच्चा को भी पढ़ाइएगा, ठीक ना? हाँ, और तब उस समय नाम लीजिएगा कि कोई पढ़ाए थे गुरुजी हमको, हैं? नाम नहीं लेगा, पागला है। चलो, हाँ, टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, टोटल कॉन्सेप्ट एंड हॉट ट्रिक्स, यहां देखिए, टोटल कॉन्सेप्ट एंड टोटल हॉट ट्रिक्स एक ही क्लास में आज खत्म होने वाला है, ठीक है? थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, एकदम दिल को थाम कर बैठिएगा, मजा आने वाला है, खतरनाक वाला, ठीक है? चलिए, आइए शुरू करते हैं क्लास। है ये कहा गया भाई, है ये कहा गया। चलिए देखिएगा, करना क्या है, सबसे पहले निश्चित समाकलन बनाने के से पहले आपको जो है, आपको अनिश्चित समाकलन बनाने आना चाहिए, जो आपको भली भांति आता है बनाने। सभी बच्चों को अनिश्चित समाकलन बनाने आता है, क्योंकि हमने पूरा अनिश्चित समाकलन को पढ़ाया है आपको, ठीक है? तो सभी लोगों को अनिश्चित समाकलन बनाने आता है। तो यदि आपको अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, तो समझ लीजिए कि आपको निश्चित समाकलन 110% समझ में आएगा, ठीक ना? हाँ, यदि अनिश्चित समाकलन आपको नहीं बनाने आता है तो समस्या हो सकता है। चलो, समस्या होगा, कैसे होगा?
वीडियोवा देख लीजिए ना जल्दी से जाके, पहले वो वीडियोवा को देख लीजिएगा। जैसे अभी इस पूरा लाइव सेशन को खत्म कर लीजिए, वीडियोवा को देख लीजिए, फिर देख लीजिए इसको, हो गया बात खत्म। हाँ एकदम यही तो करना है। देखिए इसमें क्या होता है आपका कि इसमें आपको यहां पर सीमा का मान दे दिया जाता है, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, आराम से समझेंगे। यह है आपका निम्न सीमा, और ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। यह है आपका उच्च सीमा, ठीक है ना। ऊपर वाला है उच्च सीमा और नीचे वाला क्या है, निम्न सीमा। देखिएगा तो इसमें जो है सीमा का मान दिया हुआ रहेगा आपको, और यहां पर अंदर में कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आपको जो है इस फंक्शन का कहेगा कि इंटीग्रेशन करके निश्चित समाकलन का मान निकाले। निश्चित समाकलन मतलब इसका एक्यूरेट मान। जैसे इससे पहले हम जो अनिश्चित समाकलन पढ़े हैं उसमें जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप एक चीज देखे होंगे कि वहां पर जो है सी आप लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। लास्ट में आप क्या लिखते हैं, सी। तो वो सी क्या है, तो सी एक कांस्टेंट है जिसका मान निश्चित नहीं है, वो सी का मान कुछ भी निकल सकता है। लेकिन इसमें एकदम कांस्टेंट मान निकलेगा, यानी इसका जो है एकदम निश्चित वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अब इंटीग्रेशन करना कैसे है, आसान है। आपको एक नया काम सिर्फ इतना ही करना है, जो अनिश्चित समाकलन में आप पढ़े हैं, जितनी भी बातें आपने अनिश्चित समाकलन में पढ़ा है वो टोटल क्रिया आपको निश्चित समाकलन में करना है। एगो नया काम तन्नी को कर देना है बाबू, हाँ एकदम तन्नी को नया काम करना है। देखिए ना, मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन आप कर लिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आया आपका fx, मान लीजिए। तो आपको क्या करना है बाबू कि इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो सीमा आपको दिख रहा है, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा यहां पर रख देना है। यहां पर निम्न सीमा, यहां पर उच्च सीमा। और इसके बाद क्या करना है कि इसमें x के जगह पर पहले उच्च सीमा का मान रखेंगे और फिर माइनस देंगे, और फिर यहां x के जगह पर निम्न सीमा का मान रखेंगे, यानी हो जाएगा f b माइनस f a, ठीक है। f b माइनस f a, समझ में आ गया। क्वेश्चन जो आपको दिया गया रहेगा, अनिश्चित समाकलन के विधि से सबसे पहले दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आपका होगा उसमें आपको दो सीमा का मान दिख रहा होगा, हाँ। तो जो नीचे लिखल है उसको निम्न सीमा, जो ऊपर में लिखल है उसको उच्च सीमा, हाँ। और हमेशा x के जगह पर पहले उच्च सीमा रखेंगे, माइनस देके फिर x के जगह पर निम्न सीमा रखेंगे, आपका आंसर बन जाएगा रे बाबू। हाँ बस इतना ही काम तो है। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए सीमा का मान है 1 से 2 और यहां लिखा हुआ है x² dx। मान लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, कर दीजिए ना। x² का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बताएं कि तो होल पावर वाला है। देख लीजिएगा, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग करेंगे, यही तो इंटीग्रेशन होगा। पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग करेंगे और जो सीमा का मान है उसको यहां लिखेंगे। तो 1 से 2 है सीमा का मान, लिखेंगे। करना क्या है बाबू, x के जगह पर पहले 2 रखेंगे और माइनस देके x के जगह पर फिर 1 रखेंगे। तो रख दीजिए, यहां x के जगह पर 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 बट्टा में 3 और माइनस x के जगह पर 1 रखिए तो 1 के पावर 3 और बट्टा में 3। देखिए 2 के पावर 3 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 बट्टा में 3 और माइनस 1 के पावर 3 कितना होगा, तो 1 और बट्टा में 3। इसका लॉसन लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 के बराबर। ये हो जाएगा आपका 8 और माइनस 1, 8 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा बाबू, 7 के बराबर, यानी बट्टा में हो जाएगा आपका 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7/3।
3 के बराबर। अब आप आंसर निकल गया आपका 7/3, तो 7/3 निश्चित मान है ना, तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है नहीं, तो वो आपका निश्चित समाकलन है। समझ में आ गया निश्चित समाकलन बनाना कैसे है? पहले अनिश्चित समाकलन से इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आपको दिखेगा उसमें x के जगह पर पहले ऊपर वाला यानी उच्च सीमा का मान रखेंगे, फिर माइनस देके x के जगह पर निम्न सीमा का मान रखेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे या जो भी गणित का क्रिया होगा कर देंगे। करने के पश्चात जो मान निकल कर आएगा वो आपके निश्चित समाकलन का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है ना बाबू, आसानी से समझ में आ गया होगा। एक सवाल और इस पर कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, सीमा का मान है यहां पर 0 से π/2 और यहां लिखा हुआ है आपका sin x इंटू dx, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन से पहले आपको इसका अनिश्चित समाकलन करना है। साइन का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। हाँ, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, सीमा का मान है 0 से π/2, ठीक है, लिख दिए। माइनस को बाहर रहने देंगे। अब गौर करेंगे, x के जगह पर पहले उच्च सीमा रखना है, तो कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस cos कितना 0, ठीक है। यह हो जाएगा आपका माइनस cos 90 डिग्री का मान, तो cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 के बराबर होता है। अब माइनस cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। 0 में से 1 घटेगा तो -1, अब बाहर में माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आपको निश्चित समाकलन का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन जो होता है ऐसे पूछा जाता है, तो आपको नॉर्मली यही करना है। इंटीग्रेशन करने आपको आता है तो आसानी से आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद x के जगह पर आपको बारी बारी से मान रखना है, पहले उच्च सीमा का फिर माइनस देके निम्न सीमा का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि मान लिया जाए कि सीमा का मान कुछ ऐसा हो, जैसे यहां पर है 1 से 2, ठीक है ना, ऊपर में आपका है 2x और नीचे में आपका है 1 + x², ठीक है, इंटू dx। जैसे इससे पहले वाला में आप क्या देख रहे थे कि ऐसा फंक्शन दिया जा रहा था जिसका कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, माने सीधे सीधे उसका जो है इंटीग्रेशन कर लेते थे, लेकिन ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो आपको जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि ना। प्रतिस्थापन विधि में आपको बता दिए है कि किसको किसको मानना है। याद कर लीजिए एक बार वही बात फिर से कि मानना किसको किसको है। तो मानने के लिए होल पावर वाला को, पावर को छोड़कर जो आधार में रहेगा उसको मानना है। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक को मानना है। इसके बाद लॉग के कोणांक को मानना है, ई के पावर वाला को मानना है, रूट के अंदर वाला को मानना है, बटा वाला को मानना है। और सबसे बड़ी बात तो ये बताए थे कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। ठीक है, हाँ, तो यहां देख सकते हैं आप कि यहां जो बटा में दिख रहा है 1 + x², यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x के बराबर हो जाएगा ना, यानी इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि के लिए लिखेंगे पहले माना i बराबर, और इसको पुनः मान रहे हैं तो लिखेंगे पुनः माना, ये सब्जेक्टिव चल रहा है, ऑब्जेक्टिव बाद में चलेगा इसलिए सुन लीजिए, ठीक है ना। पुनः माना y बराबर 1 + x², ठीक है ना, 1 + x² मान लिए। अब मानने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है कि यदि आपके मन में चल रहा है कि इसके सीमा के मान को भी चेंज करे तो आप कर सकते हैं, यदि नहीं करने का मन है तो सीधे क्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सीमा का मान चेंज कैसे होगा तो देख लीजिए। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये x वाला फंक्शन है, इसका मतलब है कि x के जगह पर 2 रखना है और फिर x के जगह पर 1 रखना है।
जब आप मानिएगा तो ये फंक्शन y में चेंज होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि y मान के चलेंगे तो ये पूरा फंक्शन y में चेंज होने वाला है, तो ये सीमा का मान भी अब y के रूप में होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा y के रूप में, देखिएगा आपको क्या करना है कि जो आपने ये माना है इसी में x के जगह पर ई वाला मान रख दीजिए, y के जगह फिर x के जगह पर ई वाला रख दीजिए। तो जैसे लिखेंगे जब x बराबर 2, तो जैसे ही x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो x के जगह 2 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब फिर x के जगह पर 1 रख दीजिए, लिखेंगे x बराबर 1, तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 1 2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब जहां पर 2 दिख रहा था वहां पर आप 5 रख सकते हैं, जहां पर 1 दिख रहा था वहां 2 रख सकते हैं, सीमा का मान चेंज हो गया। आप चेंज करके ही बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए तो सीमा का मान चेंज कर लिए, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बटा में dx बराबर, इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा +2x ना, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 2x, यानी dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 2x, dy बटा में 2x। चलिए लिखेंगे नाउ i बराबर, देख लीजिए सीमा का मान चेंज है, जहां x के जगह 2 था 5 रखना है तो यहां 5 हो जाएगा, और जहां पर आपको x के जगह 1 रखना था वहां कितना हो जाएगा आप 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल फंक्शन y में चेंज होने वाला है। चलिए 2x जो कहते हो बटा में 1 + x² का क्या है y ना, तो यहां y हो जाएगा, इनटू यहां dx के जगह क्या है तो dy बटा में 2x, dy बटा में 2x। अब 2x से 2x कट गया आपका, कितना हो जाएगा देखिए तो i बराबर, गौर करेंगे इधर यहां 2 है यहां 5 है, इसके बाद हो जाएगा 1 बटा y और फिर dy, ये हो जाएगा i बराबर सीमा का मान, सॉरी इंटीग्रेशन कर ही देते हैं, ठीक है ना, i बराबर कितना हो जाएगा तो log y, अब प्लस में c। अब आपको y के जगह पर मान रख देना है बारी बारी से, क्या रखना है तो 2 रखना है और 5 रखना है, बारी बारी से रख दीजिए। i बराबर पहले y के जगह पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 5 अब माइनस log 2, ठीक है। अब सॉरी प्लस c इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो है कांस्टेंट है ही नहीं ना, तो इसमें प्लस c आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। चले देखिए आगे बढ़ेंगे इधर, तो i बराबर हो जाएगा आपका, जैसे ही log को बाहर करेंगे तो जो भाग में है वो बटा में चला जाएगा, तो भाग में ये है ना बटा में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 2, देख लीजिए। और दूसरी बात कि यदि आपका मन नहीं है कि हम सीमा का मान चेंज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना होगा कि जैसे यहां तक इंटीग्रेशन करते हुए आए तो log y हुआ, अब आपको ये सीमा का मान रखने से पहले यदि आप सीमा का मान चेंज नहीं करते हैं, 1 और 2 को ही लेके चल रहे हैं, तो ये 1 और 2 तो x के लिए है ना, यहां पर आपका जो इंटीग्रेशन y में निकला है, आप y के मान को चेंज करके x वाला मान रख दीजिएगा 1 + x²। यहां जैसे ही 1 + x² रखिएगा, ई वाला सीमा का मान रखिएगा, तो फिर तो उतने ना आया, काहे कि वही मान यहां निकाल कर रखे हुए, x के जगह 2 रखे थे तो y के बराबर 5, x के जगह 1 रखे थे तो y बराबर 2 निकल के आया था। तो जो क्रिया हम वहां करेंगे उससे पहले यहां कर सकते हैं आप, यहां नहीं करने का मन है तो वहीं पर क्रिया कीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद y के जगह पर जो आपका मान है वाला लौटा दीजिए, यही मान रख के देखिए फिर इतना ही आएगा आपका, ठीक ना। तो ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, और ये दूसरे कॉन्सेप्ट पर भी आपसे जो है 2 अंक का सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ लेने की जरूरत है। बाद बाकी जो इंटीग्रेशन का अनिश्चित समाकलन का कॉन्सेप्ट बाद बाकी जितने भी बताया गया है, जैसे खंडस समाकलन हो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन हो, किसी पर भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, चाहे वो खंडस समाकलन हो चाहे पार्शियल फ्रैक्शन हो, किसी पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो वो टोटल कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन आपको करना है। जैसे अनिश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन किए हैं वैसे आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद एक छोटा सा काम बचता है जो ई वाला है, ठीक है ना। क्या करना है तो बस x के जगह पर पहले उच्च सीमा और फिर माइनस दे के निम्न सीमा रख के और मान निकाल लेना है, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक ना। तो ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जिससे आपको कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आसानी से। बाद बाकी कॉन्सेप्ट आपको
बता दिया गया है, वहां से कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा। अनिश्चित समाकलन वाला एक ही बात को वीडियो में हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं कि आप उसको जरूर देखिएगा। अनिश्चित समाकलन के टोटल कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बन जाएगा, तो बाद में खाली मान रखना है। ठीक है, चलिए इतना के बाद हम लोग जो है अब बढ़ेंगे निश्चित समाकलन के गुणधर्म की तरफ। देखिएगा, निश्चित समाकलन के गुणधर्म। ठीक है, हाँ, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। देखिए, इसके गुणधर्म की तरफ जब चलेंगे तो सबसे पहला इसका गुणधर्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 क्या कह रहा है कि सीमा का मान a से b fx dx। ठीक है, सीमा का मान a से b fx dx है और आपको मन कर रहा है, देखिए इसका प्रॉपर्टीज है, आपको मन कर रहा है कि यहां जो x के रूप में फंक्शन है, यदि आपको मन है कि उस फंक्शन को y के रूप में चेंज कर दे, चाहे z के रूप में, चाहे p के रूप में चेंज कर दे, तो आप चेंज कर सकते हैं। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, यदि सीमा का मान a से b ही रहे और जो फंक्शन fx वाला है, यदि आप उसको fy dy कर देते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना है, यदि यहां पर x है तो यहां x होना चाहिए, आप y में चेंज कर रहे हैं तो यहां dy होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि y में चेंज किए और यहां पर x से लिख दिए, तो वो नहीं होगा। ठीक ना, यदि आप इसके वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, x से y कर रहे हैं, तो यहां पर आपको dy लिखना होगा। इससे इसके इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे एक अर्थ तो स्पष्ट हो गया कि यदि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा है कि a से b x dx, ठीक है, बराबर, आप चाहे तो x को बदल के y लिख सकते हैं, तो a से b y dy लिख सकते हैं। ठीक है ना, इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां है 1 से 2, ठीक ना, x के पावर 5 dx, और आपको मन है कि x को y में चेंज कर दे, तो कर दीजिए। सीमा का मान ज्यों का त्यों y के पावर 5 dy चेंज कर लीजिए। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो जब कभी आपको ऐसा जरूरत पड़े कि हम x वाले वेरिएबल को चेंज करके y के रूप में लिख दे, तो आप लिख सकते हैं। शर्त है कि सीमा का मान नहीं बदलना होगा। ठीक है ना, और यदि x को y में चेंज करते हैं तो dy लिखना पड़ेगा, z में चेंज करते हैं तो dz लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है, ध्यान से देखिएगा कि 0 से π/2 sin x dx, ठीक ना, और आपको मन कर रहा है कि x में नहीं, इसको z में चेंज कर दीजिए। सीमा का मान 0 से π/2 sin z, तो फिर यहां हो जाएगा आपका dz। क्लियर है, इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटीग्रेशन का मान अपरिवर्तित होगा, जैसे के तैसे रहेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के गुणधर्म का पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। देखिएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट को यदि समझेंगे, इंटीग्रेशन के गुणधर्म के दूसरे कॉन्सेप्ट को, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा कि यदि a से b fx dx के रूप में कोई फंक्शन है और आपको यदि जरूरत पड़ गया क्या कि इसके सीमा को चेंज कर दे, हम आपस में चेंज कर दे, नीचे वाला को ऊपर कर दे, ऊपर वाला को नीचे कर दे, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा के मान को यदि आपको इंटरचेंज करना है आपस में, तो उसके सीमा के मान को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो पहले से दिख रहा है, इसके आंसर में परिवर्तन हो जाएगा। कितना? तो माइनस का अंतर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब इसको चेंज करना चाहेंगे, जैसे b को नीचे लिख दिया, a को ऊपर लिख दिए, फंक्शन ज्यों का त्यों रहेगा इंटू dx, केवल और केवल इसमें माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू? माइनस लग जाएगा। तो याद रखना है कि निश्चित समाकलन में कभी भी सीमा के मान को यदि आप इंटरचेंज करेंगे
तो उससे उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देख लीजिएगा, मान लीजिए कि यहां पर आपका है 1 से 2 x dx, सीमा का मान 1 से 2 है x dx। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि इसी के सीमा के मान को चेंज करने का मन है तो कर दीजिए। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां 2 से 1 x dx, ठीक है ना, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, सीमा का मान चेंज करने से चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों का आंसर बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² 2 होगा ना, सीमा का जो मान है रख दीजिए 1 से 2, यहां पर माइनस बाहर रखिएगा, कितना हो जाएगा? x² 2, सीमा का मान कितना है? तो 2 और 1। चलिए, अभी आपको पता चलेगा कि दोनों का मान जो होगा बिल्कुल बराबर ही आएगा, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आप सीमा के मान को चेंज किए तो चिन्ह बदल दीजिए, बस बात खत्म है। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2k² बटा में 2 माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1k² बटा में 2 माइनस। चलिए, आगे माइनस पहले से है, बीच में बराबर का चिन्ह देंगे, आगे माइनस पहले से है। अब यहां पर रखना है आपको कितना? पहले 1 रखना है ना, तो 1k² बटा 2 माइनस, अब 2 रखना है तो 2k² बटा 2। देख लीजिएगा, यहां 2k² 4 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 बटा 2। ठीक है, और बराबर में यहां पर देखिए बाहर में माइनस है, इसका हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस 2। आपको नहीं दिख रहा कि दोनों उल्टा उल्टा है? 4 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा? 3 बटा 2, अब बराबर माइनस, इधर हो जाएगा आपका -4 अब +1, यानी हो जाएगा -3 बटा 2। ठीक है, ये दोनों माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बटे 2। देख सकते हैं मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ। तो आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कभी निश्चित समाकलन में आपको जरूरत पड़े कि इसके सीमा के मान को चेंज करना है, ठीक है ना, तो आप चेंज कर लीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है कि वो जो आपको इंटीग्रेशन दिया गया है, वो जो फंक्शन दिया गया है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। यदि पहले से प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, यदि पहले से इसमें माइनस लगल है आप बदल दिए तो प्लस कर दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है और शायद ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि, देखिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका, सीमा का मान a से b fx dx है, ठीक है ना, fx dx है, और ठीक है, और आपको मन कर रहा है कि ये सीमा का मान a से b तो है, हम इसको ना थोड़ा सा और चेंज कर दे। क्या? तो 2 गो सीमा का मान दिया हुआ है, एगो अपना मन से हम कुछ और रख दे तो रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, यदि आप मान लीजिए कि एक अपने तरफ से कोई सीमा जोड़ना चाह रहे हैं तो आप जोड़ सकते हैं। यहां पर आप a रखिएगा, माने जो है उसको नीचे रखिए, अपना मन से जो जोड़ना है उसको यहां रख दीजिए। मान लीजिए कि c जोड़ना चाह रहे थे, यहां रखिए, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखिए इंटू dx, आप फिर प्लस जिसको आपने अपने मन से जोड़ा है उसको यहां रख दीजिए। ठीक है, और इसके उच्च सीमा को यहां ऊपर में रख लीजिए, यहां भी वही फंक्शन इंटू dx। इससे जो है इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, फिर से आपको बता दें कि यदि आपको सीमा का मान a से b दिया गया है और कभी आपको जरूरत पड़ रहा है कि a से b पर सॉल्व नहीं हो रहा है सवाल, ठीक है ना, तो हमको एक और सीमा अपने मन से रखना पड़ेगा, उसमें तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखने से कोई समस्या नहीं होने वाला है। आपको कैसे सजाना है ये देख लीजिएगा, जो निम्न सीमा है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, और आपको अपने मन से जो सीमा रखना है उसको यहां रख दीजिए ऊपर में, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखिए प्लस, और जो सीमा यहां रखे हैं वही आप यहां रखिए, और इसके उच्च सीमा को फिर यहां रख के फंक्शन को ज्यों का त्यों इंटू dx। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, अब आपको चेक करके भी दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है। तो एक बार चेक करके दिखा देते हैं। देखिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसका इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लीजिए कि fx आया, यही आएगा। अच्छा, fx आया, सीमा का मान है a से b। अब इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होगा, fb, पहले उच्च सीमा माइनस fa, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो अब इसका भी यही आना चाहिए। देखिए बिल्कुल आएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, चूंकि फंक्शन तो वही है ना,
तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां भी एफ एक्स ही होगा ना, बस सीमा का मान अलग अलग है, यहां है ए से सी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो चूंकि फंक्शन सेम है तो इसका इंटीग्रेशन भी उतना ही होगा, तो एफ एक्स होगा, ठीक है। और यहां है सीमा का मान सी से बी, गौर करेंगे इधर, पहले आप उच्च सीमा रखिए तो कितना हो जाएगा, एफ सी माइनस कितना होगा, एफ ए, एफ सी माइनस एफ ए, प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब यहां रखिए क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ सी। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिए इधर कि एफ सी यहां पर माइनस में है और एफ सी यहां पर प्लस में है, तो कट जाएगा, तो बचेगा कथी, बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। तो अब आप देख सकते हैं कि जितना इसका इंटीग्रेशन हुआ, ये जो आपने नया सीमा जोड़ा, ठीक है, जोड़ने के बाद इसको सजाया, तो सजाने के बाद भी इसका इंटीग्रेशन भी उतना ही आया, एफ बी माइनस एफ ए के बराबर ही आया। कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं परिवर्तन हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, और इस कॉन्सेप्ट पर कौन सा क्वेश्चन बनता है, जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वहां पर आपको जरूर बताएंगे। जितना भी मोड वाला क्वेश्चन है, जिसमें आप मोड लगा हुआ देखे होंगे, वो टोटल मोड वाला क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है, ठीक ना। तो जब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वहां पर इसकी विशेष चर्चा करेंगे। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट आप फिर से समझ लीजिएगा कि यदि कोई आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया गया है, उसमें सीमा का मान आपको दिया गया है ए से बी, चाहे कुछ भी सीमा का मान दिया हुआ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको जरूरत है कि एक नया सीमा हमको रख देना है, इसमें एक नया मान रखने का है, तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सजाने का तरीका ध्यान रखिएगा। जो पहले वाला का निम्न सीमा है उसको जगह पर ही रहने दीजिएगा, जो आपने अपने मन से रखना है उसको ऊपर रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब फिर उसी सीमा को यहां नीचे रखिएगा, और जो इसका उच्च सीमा है उसको ऊपर रख दीजिएगा, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखिएगा। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको सजाकर ही दिखा देते हैं, रुक जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है 1 से 3 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। हमारा मन कर रहा है कि 1 से 3 पर सवाल नहीं बनेगा। मान लीजिए हमारा मन कर रहा है कि एक नया सीमा हम रख दे, अपने मन से कोई मान रख दे, तो रख लीजिए। हमारा मन कर रहा है 2 रखने का, तो रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सीमा का मान जो नीचा वाला है उसको ज्यों का त्यों, अपना मन से जो रखना है उसको ऊपर रखिए, अब फंक्शन को ज्यों का त्यों रखिएगा, ठीक है। अब प्लस जो यहां ऊपर में रखे हैं वही नीचे में रखिए, और इसके उच्च सीमा को जो है अपने जगह पर रखिए। एक्स स्क्वायर dx हो गया आपका क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटीग्रेशन का मान सेम टू सेम होगा। तो ये इसका तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब आइए चौथे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जब इसका चौथा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, सॉरी सवाल नहीं, अगले कॉन्सेप्ट यानी चौथा कॉन्सेप्ट इसका क्या है देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे चौथा कॉन्सेप्ट को, कि सीमा का मान ए से बी है, ठीक ना, एफ एक्स डी एक्स। अब बराबर में गौर करेंगे इधर, बराबर में यदि आपको जरूरत पड़े, ठीक है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं इसमें, कि दोनों सीमा के मान को जोड़कर, ध्यान से देखिएगा, दोनों सीमा के मान को जोड़कर और उसमें से जो वेरिएबल x आपको दिख रहा है उसको आप घटा लीजिए, ठीक है। उसको आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। इससे इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये सीमा का मान a से b ज्यों का त्यों रहेगा। अब दोनों सीमा को जोड़ लीजिए, तो a और b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस बी, और उसमें से x को घटा लीजिए तो a प्लस बी माइनस एक्स। ये हाँ, फिर से एक बार थोड़ा सा इसको भी हटाना पड़ेगा। हाँ देख लीजिएगा, ये हो गया आपका a प्लस बी, और इसमें से आप x को घटा लीजिए, ठीक है ना, इंटू dx। इससे जो है इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इंटीग्रेशन का मान ज्यों का त्यों रहेगा। करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। अच्छा, करके देखने में क्या जा रहा है, देख लीजिए। यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स मान लीजिए, ठीक है ना, एफ एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन। सीमा का मान रखना है पहले बी रखना है, फिर ए रखना है, तब हो जाएगा आपका एफ एक्स बराबर
यहां पर बी से ए पहले मान ही रख दीजिए, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो ये तो इसका मान निकल गया। अब आइए इधर, यहां ध्यान से देखिएगा कि यहां है आपका एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कितना है? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले इसको मान लीजिए आप। माना y बराबर कितना है, तो a प्लस बी माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, dy बटा डी एक्स बराबर a प्लस बी, तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका -1, जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बराबर माइनस डी एक्स। ये होगा ना। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, देखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, ये माना i बराबर, देखिए आप चाहे तो सीमा का मान भी यहां से चेंज कर सकते थे, जैसा मान के बताए थे ना वैसा चेंज कर सकते हैं। चलिए चेंज करके दिखा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले x के जगह पर b रखना है, ऊपर में b है ना, तो जैसे ही x के जगह पर b रखेंगे तो यहां पर प्लस b, यहां पर माइनस b कट जाएगा। तो x बराबर b रखेंगे तो y बराबर a होगा, नहीं होगा। और जब दूसरी बात कि x के जगह पर यहां a रखेंगे तो फिर प्लस a माइनस a कट जाएगा। तो उस समय जब x बराबर a रखेंगे, जब x बराबर a रखेंगे तो y बराबर b हो जाएगा ना, यानी सीमा का मान भी चेंज हो गया है। जहां x के जगह b दिख रहा है वहां y के जगह a रख लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका a, और नीचे जहां x के जगह a था वहां y की जगह b रख लेना है, तो ये b हो जाएगा। अब यहां a f ज्यों का त्यों, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस एक्स के जगह पर क्या माने है, y, तो यहां हो जाएगा आपका y इंटू dx के जगह पर क्या निकल के आया, देख लीजिए dx के जगह पर तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस dy निकल के आया। ठीक है, चलिए i बराबर कितना हो जाएगा, सीमा का मान, ये माइनस है तो माइनस को बाहर कर लीजिए, सीमा का मान है b से a f y dy। ठीक है ना, देख लीजिएगा i बराबर, आपको मालूम है कि जब माइनस बाहर में है, ठीक ना, तो हमारा मन कर रहा है ना कि सीमा को चेंज कर दे, तो चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो माइनस जो है प्लस बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका बी ए, फिर यहां क्या हो जाएगा एफ वाई डी वाई। और एक बात आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि यदि आपको मन करे तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर y, इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो i बराबर क्या है, a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना ही आएगा ना, नहीं, एफ एक्स हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यदि आपको कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के लिए इसकी जरूरत है, तो आप कर सकते हैं कि दोनों जो सीमा का मान आपको दिख रहा है, दोनों सीमा के मान को जोड़कर उसमें से एक्स घटा से लेते हैं। घटाने के बाद इंटीग्रेशन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा, वो नो चेंज रहेगा। ठीक है ना, जैसा कि आपको यहां दिख भी रहा है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से यदि आप समझ लेते हैं ना, तो एको को क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, जो हमारा मानना है कि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अब इस पावर को आपको समझ लेना है, जैसे ही आप पावर समझ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन हमारा तो भागेगा आपसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलिए सॉरी, देखिए भाई, सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ते जा रहा है, इसलिए आप सब अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। ठीक है ना, हाँ, कोई भी लापरवाही ना करें, और हम लोगों को तो थोड़ा सा लापरवाही हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। देखिए, ओहो, चलिए अगला कॉन्सेप्ट, इसी का वो अगला कॉन्सेप्ट है, इसी का है कि यदि सीमा का मान a से b ना होकर 0 से a हो जाए, माने एगो 0 हो जाए एगो a हो जाए, कोई बात नहीं है, एगो 0 हो जाए एगो a हो जाए, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो अब आप इसको क्या करेंगे, तो करना वही है, क्योंकि आप यहां देखे हैं कि दोनों सीमा को जोड़कर उसमें से x घटा सकते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, 0 से a ज्यों का त्यों रहने दीजिए, दोनों सीमा को जोड़कर x घटा लीजिए। तो जैसे ही 0 में a जोड़ेंगे तो कितना होगा, a उसमें से x घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ए माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक ना। हाँ, इसी का ये है, इसी का ये व्युत्पन्न है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ए और बी के जगह पर जो है 0 से ए रखा गया है, तो आप इसको जोड़कर x घटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों का जो है मान सेम टू सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सीमा का मान यदि -a से a हो और fx dx, ठीक है, सीमा का मान यदि -a से a हो और अंदर में कोई फंक्शन हो fx dx, ठीक है, तो इसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन कब इसका मान 0 के बराबर होता है? जब ऑड फंक्शन हो। ठीक है ना, जब क्या हो? ऑड फंक्शन हो। अब ऑड फंक्शन कैसे पहचानेंगे अभी आपको बताते हैं। यदि ऑड फंक्शन नहीं होता है, यदि ये आपका इवन फंक्शन आ जाए यानी सम फलन आ जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है? 2 × 0 से a fx, यही होता है 2 × 0 से a fx dx। हाँ, fx dx ऐसा कब होता है? तो जब इवन फलन हो, इवन फंक्शन हो। ठीक है ना, इवन फंक्शन हो। अच्छा, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को पहचानेंगे कैसे? यह भी बड़ी बात है। ठीक है ना, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या करना है, देखिएगा, जो फंक्शन आपका fx दिया हुआ रहेगा ना, जो फंक्शन आपका fx दिया हुआ रहेगा उसमें x के जगह पर -x रखना है। ठीक है ना। हाँ, आपको क्या करना है कि जो फंक्शन fx दिया हुआ रहेगा उसमें x के जगह पर -x रखना है, और यदि इसका मान -fx के बराबर हो जाए, यानी आपने x के जगह पर माइनस रखा और उसका मान माइनस में निकल गया। ठीक है, यदि आपने x के जगह पर माइनस रखा और उसका मान माइनस में निकल गया, तो ये आपका कहलाता है ऑड फंक्शन। ठीक है ना, ये कहलाता है ऑड फंक्शन। ठीक है, और ऑड फंक्शन कौन कौन होता है समझ लीजिएगा। x के पावर में ऑड नंबर, यदि x के पावर में ऑड नंबर है तो वो आपका ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है, x के पावर में यदि ऑड नंबर है तो वो आपका ऑड फंक्शन होगा। दूसरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, साइन, टैन, कॉसेक, ठीक है, साइन, टैन और कॉसेक, यदि इसके पावर में भी ऑड नंबर है, ठीक है, यदि इसके पावर में भी ऑड नंबर है माने विषम संख्या है, ठीक है, यदि इसके पावर में भी ऑड नंबर है तो यह भी आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी ऐसा फंक्शन आ जाएगा तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये ऑड फंक्शन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ऑड फंक्शन x के पावर में यदि ऑड नंबर है तो वो आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा। साइन के पावर में ऑड नंबर है, टैन के पावर में ऑड नंबर है, या कॉसेक के पावर में ऑड नंबर है माने विषम संख्या है, तो वो आपका ऑड फंक्शन कहलाएगा। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन कब? तो जब सीमा का मान -a से a होगा तब। अच्छा, तो अब आप बात आता है कि इवन फंक्शन कैसे पहचानेंगे। देख लीजिएगा, इवन फंक्शन पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा क्या क्रिया करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, कि आपको fx के जगह पर -x यहां भी रखना है। ठीक है ना, fx के जगह पर -x रखना है, माने x के जगह पर -x रखना है। अब -x रखने के बाद यदि उसका मान प्लस में निकल जाए, यानी fx के बराबर हो जाए, यहां पर -fx हुआ था, यहां पर fx के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपका जो होता है इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन 2 × 0 से a, 2 × 0 से a fx dx के बराबर हो जाता है। ठीक है, 2 × 0 से a fx dx के बराबर हो जाता है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन आपका है -π/2 से π/2, ठीक ना, और यहां लिखा हुआ है साइन के पावर में 3x dx। तो अब आप देख लीजिए कि सीमा का मान -a से a है, ठीक ना, सीमा का मान -a से a है, और पावर में जो है साइन के पावर में ऑड नंबर है, तो ये आपका विषम फलन है। ये आपका क्या है? विषम फलन है। अच्छा, चेक कैसे करेंगे देख लीजिएगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि fx बराबर क्या है, तो fx के जगह पर है यहां साइन qx। आपको क्या बोले हैं कि x के जगह पर -x रखना है, तो रख दीजिए यहां भी साइन q
माइनस एक्स। आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स के पावर में 3। हाँ, अब माइनस के पावर में विषम संख्या तो माइनस साइन क्यू एक्स, और आपको मालूम है कि ये जो साइन क्यू एक्स है इसको एफ एक्स माने है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स के बराबर। अब आप देख लीजिए कि हमने x के जगह पर माइनस एक्स रखा तो माइनस एफ एक्स निकल के आया, माइनस मान निकल के आया, तो ये आपका ऑड फंक्शन है ना, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 0 के बराबर। ठीक है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 0 के बराबर। कोई भी ऑड फंक्शन कोई भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर, बस। ठीक है, ऑड फंक्शन में और भी बहुत सारा होगा, जो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, बस अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। इवन फंक्शन में x के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, प्लस में निकल के आ जाएगा, तो इवन फंक्शन है, तो 2 इंटू 0 से ए वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है ना। हाँ, तो मूल रूप से आपको जो है आपका मूल रूप से यही कॉन्सेप्ट है, मूल रूप से यदि कहा जाए तो। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ, कुछ और इसमें है कि यदि आपका कोई फंक्शन ऐसा दिया गया है, मान लीजिए कि a से b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। हाँ, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपको मन कर रहा है कि इसके सीमा में हम कोई कांस्टेंट अपना मन से जोड़े, तो आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप सीमा में जोड़िएगा ना फंक्शन में से उतना घटा लीजिए, बस बात खत्म हो गया। यदि आप जैसे क्वेश्चन देखिए कि यहां 1 से 2 है एक्स डी एक्स, मन कर रहा है कि इसकी सीमा में हम 2 जोड़ दें, तो यहां भी 2 जोड़िएगा, यहां भी 2 जोड़िएगा, ठीक ना। तो यहां से 2 घटा लीजिए आप, हो गया बात खत्म। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, यदि उसके सीमा में कोई कांस्टेंट जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ दीजिए, तो जितना जोड़िएगा दोनों में जोड़िएगा, ऊपर भी जोड़िएगा नीचे भी जोड़िएगा, उतना ही आपको फंक्शन में से क्या करना है घटा लेना है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन बता ही दिए। यदि घटाने का मन है तो घटा सकते हैं, जितना यहां से घटाना है उतना ही यहां से घटा लीजिए, और जितना घटाइएगा उतना इसमें जोड़ दीजिएगा। उल्टा काम करना है, यहां जोड़िएगा तो यहां घटा लीजिए, और यदि यहां घटाइएगा तो यहां जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना। यदि गुना कीजिएगा तो उतना से भाग कर लीजिएगा, यदि कुछ से भाग करेंगे तो उतना से गुना कर लेंगे। जो आप समझ रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कुल मिलाकर आपका जो है इंटीग्रेशन का टोटल सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट हो गया। अब वीडियो भी शायद थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, हम चाह रहे थे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करें, ठीक ना, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा। हम तो सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा वीडियो करना ठीक भी नहीं है। एक वीडियो और कर लेते हैं ना, एक वीडियो में अलग अलग रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें पूरा सब्जेक्टिव, एक और वीडियो कर लेंगे उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हो गया बात खत्म, पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। आज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपको पसंद आया हो, बेहतर लगा हो, समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।